नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले बात करेंगे होम मिनिस्टर अमित शाह। अमित शाह ने आज विपक्ष के हिडन एजेंडे को एक्सपोज कर दिया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, अभिषेक बैनर्जी जैसे तमाम विपक्ष के बड़े बड़े नेता सांसदों के साथ पार्लियामेंट में 18 दिन से लगातार हंगामा कर रहे हैं। अमित शाह जवाब दो के नारे लगा रहे हैं। अमित शाह पर सदन से भागने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आज अमित शाह कैमरे के सामने आए। उन्होंने कहा कि वो विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। छात्रों के प्रोटेस्ट पर विपक्ष वक्त तय करे, चर्चा शुरू करे, जितनी चाहे उतनी लंबी चर्चा करे। वो डिबेट के दौरान सदन में बैठेंगे, विपक्ष के सारे सवालों को नोट करेंगे और हर सवाल का जवाब देंगे। लेकिन विपक्ष के नेता चर्चा के लिए तैयार नहीं हुए। राहुल गांधी ने अपना पुराना राग दोहराया, कहा वो अमित शाह का भाषण नहीं सुनना चाहते, चर्चा का कोई मतलब नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि अमित शाह अब तक क्यों नहीं बोले, 18 दिन गायब क्यों रहे, अब मॉनसून सेशन खत्म होने वाला है तो आखिरी वक्त में अमित शाह चर्चा की बात क्यों कह रहे हैं। विपक्ष इस झांसे में नहीं आएगा। अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि अमित शाह को जो कहना है वो सदन में कहना चाहिए, सदन के बाहर बयान देकर राजनीति क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष ने फिर हंगामा किया और सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित हो गई। अब सवाल है कि राहुल गांधी चाहते क्या हैं। अगर चर्चा नहीं करनी थी, अमित शाह का जवाब नहीं सुनना था, तो पार्लियामेंट में 18 दिन से हंगामा क्यों हो रहा है। और हंगामा जो हमें दिखाई देता है उससे कहीं ज्यादा होता है। अब एनडीए की रणनीति क्या होगी। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की तुलना जिन्ना से क्यों कर दी, ये सब आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको यह सुनवा देता हूं कि अमित शाह ने क्या कहा था। पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन का कल आखिरी दिन है। 21 जुलाई से यह सेशन शुरू हुआ था और पूरा को पूरा सत्र विपक्षी हंगामे की भेंट चढ़ गया। किसी भी बिल पर शांति से बहस नहीं हो पाई। ज्यादातर विधेयक विपक्ष के हंगामे के बीच वॉइस वोट से ही पास हुए। लेकिन सत्र खत्म होने से पहले अमित शाह ने बाजी पलट दी। विपक्ष के नेता रोज बैनर पोस्टर लेकर पार्लियामेंट पहुंचते थे। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले रोज पार्लियामेंट के गेट पर विपक्ष का प्रोटेस्ट होता था। विपक्ष के नेता अमित शाह को जवाब देना पड़ेगा, अमित शाह लापता हैं, अमित शाह डरपोक हैं, अमित शाह भगोड़े हैं, इस तरह के नारे लगाते थे और इस तरह के पोस्टर लहराते थे। आज भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता पोस्टर बैनर लेकर पहुंचे थे। लेकिन विपक्ष के नेता प्रोटेस्ट शुरू करते उससे पहले ही अमित शाह पार्लियामेंट में पहुंच गए और विपक्ष को किसी भी मुद्दे पर चर्चा की चुनौती दी, चैलेंज किया। अमित शाह ने कहा कि जंतर मंतर पर हुए स्टूडेंट के प्रोटेस्ट पर भी सरकार पहले दिन से चर्चा के लिए तैयार है। वो इस चर्चा का जवाब देंगे, लेकिन यह तभी हो सकता है जब विपक्ष चर्चा के लिए तैयार हो। अमित शाह ने कहा अभी भी देर नहीं हुई है, मॉनसून सेशन के आखिरी 2 दिन बाकी हैं। विपक्ष चाहे तो आज ही चर्चा का नोटिस दे, स्पीकर के साथ बात करके बहस का वक्त तय करे। अगर विपक्ष के नेता तैयार हों तो आज दोपहर 3 बजे से बहस शुरू हो सकती है और वो चर्चा के दौरान पूरे वक्त सदन में मौजूद रहेंगे। कल 3 बजे चर्चा का जवाब भी दे देंगे। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के नेता उनके लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की मर्यादा के लिहाज से अच्छी नहीं है। लेकिन फिर भी विपक्ष जो चाहे कहे, जैसे चाहे सवाल उठाए, लेकिन इसके बाद जवाब सुनने की हिम्मत भी दिखाए। देखिए, सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े हैं, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के
छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाहिए। संसद में चर्चा करने के नियम बने हैं, तरीके बने हैं। अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो, इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। शायद आपके पद्धति में होगा, मगर संसदीय पद्धति ये नहीं है। हर चीज लिखूंगा और हर चीज का जवाब दूंगा, जिससे देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है। अमित शाह ने साफ साफ बात की, बिना लाग लपेट के बात की। विपक्ष के नेताओं को इसकी जरा भी उम्मीद नहीं थी। उन्हें नहीं लगता था कि अमित शाह सामने आकर इस तरह से मोर्चा संभालेंगे। इसलिए जैसे ही अमित शाह ने विपक्ष को चर्चा की चुनौती दी, हर सवाल का जवाब देने का वादा किया, तो विपक्ष के नेता टेंशन में आ गए। राहुल गांधी ने फिर गोल पोस्ट बदल दिया। आज उन्होंने अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर दी। जो राहुल गांधी रोज अमित शाह से जवाब मांग रहे थे, जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे को लेकर चर्चा की डिमांड कर रहे थे, वही राहुल गांधी आज ये कहने लगे उन्हें अमित शाह का जवाब नहीं सुनना। We are not interested in listening to Mr. Amit Shah's imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? If he did, he should resign because he's culpable. And if he did not, he should resign because he's incompetent. So the question is not whether Mr. Amit Shah comes and opines. We don't care what he has to say. Okay? First of all, the most important thing to understand is 20 दिन के लिए गायब हो गए, तो गुब्बारे में से गैस निकल गई। अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है। अमित शाह हैज नो करेज। द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज नो करेज। ही कैन नॉट कम टू द हाउस। गुब्बारा फट गया, गुब्बारे में से गैस निकल गई, ये बातें राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं। लेकिन जो सवाल वो पूछ रहे हैं, वो अगर संसद के पटल पर पूछते, लोकसभा के अंदर पूछते तो अमित शाह जवाब देने के लिए मजबूर हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं किया। जब प्रियंका गांधी पार्लियामेंट पहुंची तो उन्होंने बिल्कुल अलग तरह की बात कही। प्रियंका ने कहा कि छात्रों के साथ हुई ज्यादती के बाद विपक्ष खामोश नहीं बैठेगा, अमित शाह को जवाब देना पड़ेगा। जब हजारों छात्र इकट्ठे होते हैं, उनकी एक मांग है, आप उन पे लाठी बरसाते हो, आप उन पे पैलेट गन चलाते हो, बिहार में उन पे AK-47 चलाते हो, तो आप जवाबदेह नहीं हो जनता के प्रति? तो हम चुप बैठे बस। अमित शाह ने आज चैलेंज देकर विपक्ष की सारी रणनीति पर पानी फेर दिया। ऑपोजिशन लीडर्स को कंफ्यूज कर दिया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब कैसे रिएक्ट करें, क्या जवाब दें। पिछले 18 दिन से कांग्रेस के प्रोटेस्ट में ममता बनर्जी की पार्टी के बच्चे खुचे सांसद भी शामिल हैं। अमित शाह के बयान की मांग वो भी कर रहे हैं। लेकिन आज जब अभिषेक बनर्जी से पूछा गया क्या हंगामा खत्म हो जाएगा, क्या उनकी पार्टी सदन में अमित शाह का जवाब सुनेगी, तो अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अमित शाह अब तक क्यों नहीं बोले, वो कौन होते हैं चर्चा का वक्त तय करने वाले। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अमित शाह विपक्ष के सवालों से घबरा गए हैं, इसीलिए सदन में बोलने के बजाय मीडिया में बयान दे रहे हैं। कल सुबह 11 बजे हाउस में आ जाओ, चर्चा हो जाएगी। भाई वो मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट क्यों कर रहे हैं? वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करे, आके वही चीज बोल दे, फिर देख लेंगे दूध का दूध पानी का पानी, कौन पीछे हट रहा है। इतना पार्टी तोड़ने के बाद, इतना मेजॉरिटी रहने के बाद
जो आप हाउस अवॉइड कर रहे हो या हाउस में नहीं आ रहे हो, ये दर्शाता है कि आप कहीं ना कहीं उन सवाल, विपक्ष के सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हो और आप अंदर से घबराए हुए हो। और आप भी अंदर से जानते हो दिल्ली में जो आपके इंस्ट्रक्शंस पे हुआ है वो कहीं ना कहीं गलत तो है और उसका जवाब आपके पास नहीं है। उनको इन शब्द से ऐतराज है, लापता है, भाग गए। वो कह रहे हैं संसदीय मर्यादा और सार्वजनिक जीवन में इस तरह के शब्दों का चलन बढ़ गया है, जो ठीक नहीं है। नहीं, लापता क्या गाली है? मुझे तो पता नहीं है लापता क्या है। लापता मतलब मिसिंग है। मिसिंग गाली होता है क्या? रमेश बिदुरी ने जो शब्द यूज किया था, होम मिनिस्टर ने कंडेम किया था। जो नेता पिछले 20 दिन से मीडिया के जरिए अपनी बात कम्युनिकेट कर रहे हैं, लोकसभा की कार्रवाई चलने ही नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं कि अमित शाह ने मीडिया के थ्रू बात क्यों की। विपक्ष के प्रोटेस्ट में शामिल केजरीवाल की पार्टी के नेता भी असमंजस में हैं, कंफ्यूज्ड हैं। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। अमित शाह 18 दिन तक सामने नहीं आए और सत्र के खत्म होने से पहले चर्चा का जवाब देने की बात कह रहे हैं। संजय सिंह ने कहा, अगर सरकार गंभीर होती तो पहले विपक्ष से बात करती, अब इस तरह के बयानबाजी से क्या फायदा। कल अंतिम दिन है सदन का, आज वो अचानक तैयार हो गए। इसका मतलब जानबूझ के आपने गतिरोध रखा, सदन चलने नहीं दिया। पूरी सरकार इस बात में लगी रही कि हम इसको कितना ज्यादा से ज्यादा टालें, और अब वो कह रहे हैं जब एक दिन बचा हुआ है, कल खत्म होने वाला है सदन का सत्र, तो अब आप कह रहे हो कि हम स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हैं। भैया, दिल्ली देश की राजधानी में 500 छात्रों के हाथ पैर सर तोड़ दिए गए, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। यहाँ पे बिना वर्दी के और बिना नेम प्लेट के गुंडे आके उन्होंने लाठियां भांजी। बिहार में AK-47 चली छात्रों पे। आपको अब होश आ रहा है बयान देने के लिए? चलिए आइए बताइए क्या किया आपने, क्यों किया? संजय सिंह कह रहे हैं कि सरकार ने विपक्ष से बात नहीं की। हकीकत यह है कि सरकार पहले दिन से लगातार कह रही है कि विपक्ष हंगामा बंद करे, चर्चा करे, होम मिनिस्टर चर्चा का जवाब देंगे। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने 2 बार राहुल गांधी से मुलाकात की, स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर चर्चा शुरू करने का ऑफर दिया, लेकिन राहुल गांधी तैयार नहीं हुए। विपक्ष का हंगामा जारी रहा। आज ये बात अमित शाह ने स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी में भी कही। अमित शाह ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर कहा कि जब एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा हो रही थी, तब भी विपक्ष के नेताओं ने स्टूडेंट के प्रोटेस्ट का मुद्दा नहीं उठाया। इसके बावजूद सरकार सभी मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार है। विपक्ष से बात करके स्पीकर चर्चा का जो भी तरीका और जो भी समय तय करेंगे, सरकार जवाब देगी। अमित शाह ने कहा कि वो तो अपना जवाब कई दिन से तैयार करके बैठे हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा ही नहीं होने दे रहा। इसके बाद सदन में आज किरेन रिजिजू ने विपक्ष से फिर अपील की कि सदन की कार्रवाई चलने दें, चर्चा शुरू कराएं, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच रिजिजू ने कहा कि सदन के 80% सांसद चर्चा चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मेंबर्स वेल में आकर खड़े हो जाते हैं और इस हंगामे की वजह से सदन का वक्त बर्बाद हो रहा है। ये गलत है। विपक्ष को चर्चा से नहीं भागना चाहिए। मैं वेणुगोपाल जी, अखिलेश यादव जी और कई हमारे वरिष्ठ साथी हैं, इन लोगों को थोड़ा डिसिप्लिन से अपना प्रोटेस्ट करने के लिए समझाइए। बहुत इनडिसिप्लिन ये जो काम कर रही है, ठीक नहीं है। गृह मंत्री जी ने आज फिर एक पत्र लिख करके स्पीकर साहब को अनुरोध किया है कि नीट एग्जाम को लेकर के छात्रों का आंदोलन जो हुआ उसका चर्चा अभी शुरू कर दे। अभी शुरू कर सकते हैं, हम लोग तैयार हैं। चर्चा अभी शुरू कर सकते हैं। आप लोग शांति से बैठेगा, आप लोग शांति से बैठेगा, हम लोग अभी इसी वक्त चर्चा के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी वो रुके हुए हैं, कल से रुके हुए चर्चा के लिए, तुरंत शुरू कर सकते हैं। मेरा अनुरोध है, जितना भी जो आप वेल में आकर के हंगामा कर रहे हैं, अभी आप अपने अपने सीट पे चले जाइए। हम लोग चर्चा अभी आरंभ करने के लिए तैयार हैं। बस आप कुर्सी पे चले जाइए, अपने अपने डेजिग्नेटेड सीट पे चले जाइए। अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ और 2-3 दल जुड़े हुए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, संपूर्ण सदन का मेजोरिटी 80% इस सदन के मेंबर चर्चा चाहते हैं और सरकार चर्चा के लिए अभी भी, हमारे पास 2 दिन बचे
शुरू किया जाए। हम लोग बैठे हैं, आप लोग अपना अपना कुर्सी में जाइए, नहीं तो आप लोग पहले दिन से डिस्कशन के लिए मांग कर रहे हैं, गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट का मांग कर रहे हैं। हम जब पूरा तैयार करके आए हैं, आप फिर भाग रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। हमारा 2 दिन बचा है, प्लीज 2 दिन को नुकसान मत कराइए। हम लोग 2 दिन बचा हुआ है, इसको हम छात्रों के नाम हम लोग पूरा समर्पित करेंगे और हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन किरण रिजिजू की अपील का कोई असर नहीं हुआ। हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित की गई। इसके बाद कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि सदन के भीतर जो हो रहा है उससे विपक्ष का असली चेहरा देश के सामने आ गया। कांग्रेस का मकसद संसद की कार्रवाई को ठप करना है। मॉनसून सेशन के वॉशआउट होने के लिए सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जिम्मेदार हैं। विपक्ष पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। पहले वो चर्चा डिमांड करते हैं, चर्चा के लिए सरकार तैयार होती है तो अपना स्टैंड बदल देते हैं। बार बार उनके रवैये में इस प्रकार का बदलाव ये स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष विषयहीन है। उन्हें सिर्फ सदन चलने नहीं देना है। जिस प्रकार का रवैया राहुल गांधी जी ने दिखाया है, वो अपने झूठ और फरेब का परिचय देश को दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि उनके पास कोई गंभीरता नहीं है लोकतंत्र की, गंभीरता नहीं है सदन में कुछ चलाने की, और वो बातचीत और चर्चा से भाग रहे हैं। देश उनसे जानना चाहता है, उनको पूछ रहा है कि वो चर्चा में भाग क्यों नहीं ले रहे, और पूरी तरीके से इस सेशन में कामकाज नहीं होने की जिम्मेदारी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राहुल गांधी की मानी जाएगी। राहुल गांधी के बारे में एक बात तो पक्की हो गई, उनके रिकॉर्ड की सुई जहां अटक जाती है वही बात बार बार बोलते रहते हैं। दूसरे क्या कह रहे हैं वो बिल्कुल नहीं सुनते। पार्लियामेंट में क्या होगा, कौन बोलेगा, क्या बोलेगा, ये राहुल गांधी अकेले तय नहीं कर सकते। लोकसभा में 540 एमपीज हैं, सबको जनता ने चुना है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। कोई अमित शाह को बोलने से कैसे रोक सकता है? अमित शाह भी जनता के वोट से चुनकर होम मिनिस्टर बने हैं। संविधान ने सबको अपना अपना काम करने की आजादी दी है, संसद को भी, सरकार को भी, मीडिया को भी और जुडिशरी को भी, और इस आजादी से कोई समझौता नहीं हो सकता। राहुल गांधी दिल्ली में स्टूडेंट के प्रोटेस्ट को तो बड़ा इशू बना रहे हैं, लेकिन झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन पर वो गोलमोल बात करते हैं। इसलिए एनडीए के नेता अब झारखंड के मुद्दे पर राहुल गांधी को घेरने में लगे हैं। आज झारखंड के बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ संसद परिसर में प्रोटेस्ट किया, बैनर पोस्टर लहराए, नारेबाजी की। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि छात्रों के इशू पर राहुल दोगली नीति क्यों अपना रहे हैं? क्या राहुल को झारखंड के नौजवानों का दर्द दिखाई नहीं देता? बीजेपी के सांसदों ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार कांग्रेस के सपोर्ट पर टिकी है। हेमंत सोरेन छात्रों की मांगों को अनसुना कर रहे हैं, स्टूडेंट पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, आंदोलन को दबाने की कोशिश हो रही है, और राहुल गांधी खामोश हैं। ये नहीं चल सकता। बीजेपी का प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद राहुल गांधी वहां से गुजरे तो उनसे झारखंड पर उनकी चुप्पी को लेकर सवाल पूछे गए, तो राहुल ने गुस्से में 2 लाइन का जवाब दिया। कहा कि उन्होंने झारखंड के बारे में बोला है, साफ साफ कहा है कि रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था। झारखंड पे मैं चुप नहीं हूं, झारखंड पे मैं चुप नहीं हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सीधा क्लियरली बोला है, वी डू नॉट अप्रिशिएट एनी वायलेंस अगेंस्ट आवर स्टूडेंट्स। मैं चुप नहीं हूं, खुल के बोल रहा हूं, ठीक है। ये तो साफ दिख रहा है कि राहुल दिल्ली में छात्रों के आंदोलन पर रोज बयानबाजी करते हैं, 3-3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, 20 दिन से इसी इशू पर पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे, लेकिन झारखंड के मुद्दे पर 2 वाक्य बोलते हैं, वो भी गिने चुने। कांग्रेस के नेता भी राहुल की इसी लाइन को फॉलो करते हैं। झारखंड के सवाल पर जब मल्लिकार्जुन खड़गे से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में छात्रों का आंदोलन अलग है, झारखंड का अलग, दोनों की तुलना नहीं हो सकती।
लेकिन आज बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि छात्र तो छात्र हैं, उनमें भेदभाव कैसा। झारखंड के नौजवान गरीब हैं, आदिवासी हैं, इसलिए अगर उन पर लाठी बरसे तो कांग्रेस को दर्द नहीं होगा। राहुल गांधी खामोश रहेंगे, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों। निशिकांत ने कहा कि झारखंड में सरकारी भर्तियों के एग्जाम में घोटाले के तार सीधे हेमंत सोरेन की सरकार से जुड़े रहे हैं, इसीलिए राहुल गांधी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। कैसे सेपरेट इशू है? मतलब दिल्ली का छात्र अलग है और झारखंड का, हम यदि पिछड़े क्षेत्र के हैं, यदि वो अमीर क्षेत्र के हैं, अमीर पार्टी के नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, तो उनको झारखंड का पिछड़ापन नहीं दिखाई देता है, गरीबी नहीं दिखाई देता है, भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता है। उनको तो डूब मरना चाहिए। डूब मरने वाली स्थिति है मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी की, कि जिस तरह से झारखंड के बच्चे रोड पर हैं, सड़कों पर हैं, और जिस तरह से रांची का डीसी, एसपी, वहां के डीजीपी, वहां के चीफ सेक्रेटरी जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, इसका निरंकुश तो मैंने तानाशाह कभी देखा ही नहीं। धर्मेंद्र जो मुख्य आरोपी है, वो वहां के जो सबसे शीर्षस्थ पदाधिकारी हैं झारखंड के, उनके घर से पकड़ाया। सीबीआई जांच क्यों नहीं देना चाहते हैं? क्योंकि धर्मेंद्र जो पकड़ाया है वो वहां के शीर्षस्थ अधिकारी के घर से पकड़ाया है, उनका कंप्यूटर ऑपरेटर है। उनको पता है कि यदि जांच बढ़ेगी तो ये जांच हेमंत सोरेन से लेके वहां के मुख्य सचिव तक जाएगी, इसलिए ये सारी समस्याएं चल रही हैं। और उनको जो है माफी भी मांगनी चाहिए, सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए और उनको ये दिखाना चाहिए कि वो छात्र हितों के साथ हैं। अन्यथा ये लगेगा कि वो सोरोस के एजेंडे पर काम करते हैं। जहां जहां मोदी विरोध है, जहां जहां देश का विरोध है, जहां जहां कम्युनल टेंशन है, वहां वहां राहुल गांधी जी नजर आएंगे और उनकी पार्टी नजर आएगी। ये जिन्ना से भी बदतर पार्टी के नेता है। निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेताओं की तुलना जिन्ना से की तो झारखंड सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता दीपिका पांडे ने बीजेपी पर छात्र आंदोलन के बहाने झारखंड को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश रचने का आरोप लगाया। दीपिका पांडे ने कहा कि बीजेपी का इरादा छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर झारखंड में नेपाल जैसी सिचुएशन क्रिएट करने का है, लेकिन छात्रों को बीजेपी की साजिश समझ में आ गई है, वो बीजेपी के झांसे में नहीं फंसेंगे। देखिए, भाजपा को एक टास्क मिला था कि आप झारखंड में एक अराजकता का माहौल बनाइए, नेपाल जैसा या अन्य राज्यों जैसा सिचुएशन बनाइए, जहां आप छात्रों को आगे करके राज्य का प्रोटेस्ट कराइए। वो असफल हो गए। उन्हें जो टास्क मिला था वो काम सफलता से नहीं कर पाए। छात्र अपने रिफॉर्म्स को लेकर के, अपनी जायज मांगों को लेकर के आंदोलनरत हैं और उनके हर जायज मांग के साथ हम लोग हैं। कल भाजपा ने बंदी कॉल किया था, छात्र क्यों नहीं आए? क्योंकि छात्र समझ गए हैं और जल्दी संवाद से इसका समाधान निकलेगा। दीपिका पांडे कह रही थी कि अब छात्रों का आंदोलन खत्म हो रहा है, धरने पर गिने चुने लोग बचे हैं, लेकिन जयपाल मुंडा स्टेडियम में अनशन पर बैठे छात्रों ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन की सरकार पुलिस के जरिए उन्हें धमका रही है, आंदोलन को खत्म कराने की कोशिश कर रही है। असल में कल आधी रात के बाद अचानक जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के आसपास के इलाके में कुछ देर के लिए लाइट्स ऑफ कर दी गई। इसी दौरान झारखंड पुलिस के बड़े बड़े अफसर फोर्स के साथ स्टेडियम पहुंच गए। जो अफसर स्टेडियम में पहुंचे थे उनमें रांची के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, आईजी, डीआईजी, एसएसपी, एसपी और एडीएम रैंक के तमाम अफसर थे। पुलिस ने धरने पर बैठे छात्रों से पूछताछ की, उन्हें उनके आई कार्ड चेक किए, उनसे आधार कार्ड मांगे। कुछ अफसरों ने छात्रों से पूछा कि धरने पर बैठे लोगों में कितने छात्रों ने जेपीएससी का एग्जाम दिया है, कितने लोगों ने जीएसएससी का एग्जाम दिया है। दोनों कैटेगरी के छात्रों को अलग किया गया। फिर पुलिस अफसरों ने कहा कि जेपीएससी एग्जाम को कैंसिल करने की मांग मान ली गई है, तो अब जेपीएससी के एग्जाम देने वाले छात्र धरने पर क्यों बैठे हैं, उन्हें वापस जाना चाहिए। अफसरों ने कहा कि पुलिस ने बसों का इंतजाम कर दिया है, जो छात्र वापस घर जाना चाहते हैं उन्हें सरकार तुरंत घर भेजने का इंतजाम करेगी। वो बसें लेकर आए थे, लेकिन जब छात्र नहीं माने तो उन्हें धमकाने की कोशिश भी की गई। इसी दौरान कुछ स्टूडेंट्स ने पुलिस अफसरों का वीडियो बनाकर सर्कुलेट कर दिया। मीडिया की टीम्स मौके पर पहुंची तो पुलिस अफसरों ने कहा वो सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने आए थे, ये देखने आए थे कि कहीं स्टेडियम में छात्रों के बीच कुछ एंटी सोशल एलिमेंट तो नहीं घुस गए हैं। इसके बाद पुलिस अफसर वहां से निकल गए, लेकिन छात्रों ने बताया कि स्टेडियम में लाइट के लिए सरकार की तरफ से जो जनरेटर लगाया गया है वो हटा लिया गया।
12 बजे के आसपास पूरा प्रशासन हम लोगों के पास आया हुआ था। डीसी सर थे, एसपी सर थे, सिटी एसपी सर थे, एसडीओ सर थे, सभी कोई थे। हम लोगों को यह बताया गया कि वो छात्रों से वार्ता करने आए हैं और छात्रों से बात भी कर रहे थे। वो छात्रों से पूछ रहे थे कि आप हमें कन्विंस कीजिए कि क्यों जेएसएससी सीजीएल रद्द किया जाना चाहिए। जेपीएससी के छात्रों से भी बात कर रहे थे, उनसे बात कर रहे थे कि बताइए आपका तो एग्ज़ाम रद्द हो गया, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, घर जाइए। तो अब सरकार की क्या मंशा है, थोड़ा डर तो होता है, क्योंकि रात 12 बजे के बाद पूरे फोर्स के साथ कैसे वार्ता होती है। रात हम लोगों के साथ क्या करने वाली है प्रशासन, वो स्पष्ट हम लोगों को बता दे, भगाने वाली है, हटाने वाली है, क्या करने वाली है। ये बात सही है कि झारखंड सरकार ने जेपीएससी एग्जाम रद्द कर दिया है और अब छात्र जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को भी कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन छात्रों से मिलने आए अफसरों ने कहा कि सरकार के लिए ये डिमांड स्वीकार करना प्रैक्टिकल नहीं है। रांची के डीसी ने कहा उन्होंने छात्रों की इस मांग के कानूनी पहलू समझाए, साथ ही भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों से खाना खाने की अपील की। कुछ जो सीजीएल के भी जो कैंडिडेट्स हैं उनसे भी हम लोगों ने बात की है और उनको बताएं कि अगर किसी तरह का कोई भी अगर कंसल्टेशन है, कोई डिस्कस करना चाहते हैं जिला प्रशासन से, वो स्वागत है। एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेबल एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ सभी छात्र लोग ही सोचे और उसी के अनुसार हम लोग भी सहयोग करेंगे। तो आज आने का एक मुख्य उद्देश्य वो भी था, हम लोगों ने काफी अनुरोध किया है और उनके मन में किसी तरह का कोई संशय है तो उसको भी हम लोगों ने प्रयास किया है और हम फिर से अनुरोध कर रहे हैं कि वो लोग अनशन छोड़ दे ताकि उनके स्वास्थ्य में कोई प्रभाव न पड़े। बीजेपी को जैसे ही पता चला कि आधी रात को स्टेडियम में पुलिस आई थी, वैसे ही नेता विपक्ष बाबूलाल मरांडी सुबह सुबह छात्रों के बीच पहुंच गए। मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार छात्रों को डराने धमकाने के बजाय सीबीआई जांच की मांग स्वीकार क्यों नहीं कर लेती। सिटी एसपी पहुंचे हैं, एसएसपी पहुंचे हैं और डीसी भी पहुंचे और बच्चों को हटाने के लिए, आंदोलन को समाप्त करने के लिए हो सके वो बल भी शायद प्रयोग करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, और आंदोलन को कमजोर करने की ये कोशिश कर रहे हैं, लड़कों को भी बांटने की कोशिश करें, जिस प्रकार से भी यहाँ हमें लोग बताया गया कि वो लोग यही कह रहे थे कि भाई आप जेपीएससी का तो काम हो गया, आप सब लोगों को जरूरत क्या है, लेकिन वास्तव में जेपीएससी का कोई काम हुआ ही नहीं है। हुआ क्या काम है? वो कह रहे कि हमने एग्जाम रद्द कर दिया। तो एग्जाम रद्द करना कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन तो है एग्जाम क्यों रद्द हुआ, क्यों किस प्रकार से लोग कर रहे हैं कि उस पर तो जांच होनी चाहिए सीबीआई की। बच्चों की तो इतना ही मांग है। इस मामले में जो सियासत हो रही है उसके बीच पेपर लीक और एग्जाम में गड़बड़ी को लेकर रोज नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। इंडिया टीवी के संवाददाता अभय पाराशर ने इस केस की सीआईडी जांच की रिपोर्ट को देखा है। अभय ने बताया कि सीआईडी जांच में एग्जाम में गड़बड़ी की बात पहले ही सामने आ चुकी थी, लेकिन सरकार ने इस पर तब तक कोई एक्शन नहीं लिया जब तक छात्रों ने आंदोलन शुरू नहीं किया। जांच रिपोर्ट में भी पैसों के लेन देन का खुलासा हो गया था, लेकिन जांच रिपोर्ट पर न तो कोई एक्शन लिया गया और न ही इस रिपोर्ट को कोर्ट में दाखिल किया गया। जेएसएससी सीजीएल में गड़बड़ी के सबूत मिलने के बावजूद कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और पूरे मामले को दबा दिया गया, जबकि इसके तार नेपाल और पश्चिम बंगाल से भी जुड़े थे। अभी तक जो उजागर उन्होंने किया है वो किया है नेपाल के बारे में। नेपाल में 2 सीटर हैं, एक का नाम कुंदन कुमार है और एक का नाम है अनीश कुमार। ये 2 सीटर हैं, लेकिन ये दोनों के भी ऊपर एक व्यक्ति है जिनका नाम है शशि भूषण दीक्षित उर्फ संदीप कुमार त्रिपाठी, जो डायरेक्ट एजेंसी से जुड़ा हुआ आदमी है। तो ये अनीश और कुंदन क्या करते हैं, विद्यार्थियों से सेटिंग करवा करके विद्यार्थियों को भरोसा दिला करके ये नेपाल ले जाते हैं और उसके बाद संदीप त्रिपाठी जो है वो नेपाल में क्वेश्चन आंसर लेकर के आते हैं। तो संदीप त्रिपाठी फिर क्वेश्चन लेकर के आए, फिर तीनों मिलकर के बच्चों को पढ़ाते हैं, विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। इसमें 135 जो आपने भी देखा होगा सर रिपोर्ट में, 135 क्वेश्चन का आंसर वहां पर रटवाया जाता है, जिसमें 120 हूबहू आता है। इसके अलावे हमने एफआईआर में नियामतपुर का जिक्र किया था। नियामतपुर भी पहुंचती है सीआईडी की टीम, लेकिन केवल रिपोर्ट में ये कहती है कि जिस रात को हम लोग का एलिगेशन था, मतलब एग्जाम के एक दिन पहले रात में नियामतपुर के एक होटल में
120 जो है लोग आए हुए थे, ये रिपोर्ट में कहा गया है। लेकिन वे कौन थे, विद्यार्थी थे, कितने क्वेश्चन पढ़े थे, क्या पढ़े थे, हमको नहीं पता। लेकिन हम इतना तय बता रहे हैं कि नियामतपुर एक ऐसा जगह था जहां पर तीनों पेपर पढ़ाया गया था, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। लेकिन ये पूरा सच्चाई को दबा दिया गया। झारखंड में कल रात जिस तरह से अंधेरे में छात्रों को धमकाया गया, परसों लाइट बंद करके जिस तरह से छात्रों को मारा गया, वो सब शर्मनाक है। पिटने वाले छात्रों की बातें सुनकर दिल दहलता है। वो पूछ रहे हैं कि झारखंड में प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? क्या इसलिए कि छात्र गांव से आते हैं, गरीब हैं? क्या इसलिए कि वो सोशल मीडिया पर उतने ग्लैमरस और उतने इफेक्टिव दिखाई नहीं देते? झारखंड के छात्रों का कहना है कि उन्होंने किसी राजनीतिक दल को अपने मंच पर नहीं आने दिया, लेकिन न तो कोई फिल्म स्टार उनके मंच पर आया, न किसी सोशल एक्टिविस्ट ने धरने में उनका साथ दिया। जब पुलिस ने उन पर लाठियां चलाई तो किसी ने पुलिस पर पत्थर नहीं फेंके, गालियां नहीं दी। झारखंड की सरकार का कहना है कि उसने छात्रों की ज्यादातर मांगें मान ली हैं, लेकिन स्टूडेंट्स का कहना है कि उनकी 2 मेन मांगें हैं शुरू से ही, जहां नौकरियां बिकी, उन परीक्षाओं को रद्द करना और सीबीआई की जांच। मुझे लगता है कि रांची में छात्रों के प्रोटेस्ट को उनके नजरिए से देखा जाना चाहिए, तभी इसमें से कोई रास्ता निकलेगा। अब बात समाजवादी पार्टी की। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के नेता आजकल राम भक्त बने हुए हैं। अखिलेश यादव को राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की बहुत फिक्र हो गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद पिछले 20 दिन से रोज संसद परिसर में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज भी दान पेटी रखकर समाजवादी पार्टी के एमपीज ने चंदा इकट्ठा किया और आज ये बताया गया कि अब तक दान में कुल 1,57,000 रुपए मिले हैं। समाजवादी पार्टी के नेता पार्लियामेंट में ये सारा पैसा एक बोरी में भरकर लाए, सिर पर रखकर घूमे और फिर ऐलान किया अगर राम मंदिर में ये चंदा पहुंचाया तो चोरी हो सकता है, इसलिए कल दिल्ली में कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में जाकर दान की रकम जमा कराएंगे। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने तो दावा कर दिया कि चढ़ावे की चोरी के खुलासे के बाद राम मंदिर में पहुंचने वाले भक्तों की संख्या में भारी कमी आई है। पहले चढ़ावे में रोज करोड़ों रुपए आते थे, अब मुश्किल से कुछ लाख रुपए का दान आ रहा है। आज अभी लोग आए हैं, बता रहे हैं कि जो भीड़ है कहाँ 5 लाख, 1 लाख, 10 लाख की थी, आज 10,000 तक भीड़ नहीं हो पा रही। और जो आते हैं चढ़ावा में कहाँ लाखों रुपए देते थे, सोना देते थे, चांदी देते थे, तमाम आभूषण तक दे देते थे। आज चढ़ावा 5 रुपए में और 10 रुपए में और 21 रुपए, 51 रुपए में हो गया। तो ये बहुत गंभीर मामला है, बहुत ही गंभीर है। और भारतीय जनता पार्टी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा को तोड़ने का काम तो किया ही है, अयोध्या को कलंकित किया है, प्रभु श्री राम के लोगों को कलंकित किया है। इस मुद्दे पर आज प्रियंका गांधी भी खूब बोली। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने वोट के लिए भगवान राम के नाम का इस्तेमाल किया। अब विपक्ष चढ़ावे की चोरी पर चर्चा की मांग कर रहा है तो मोदी सरकार भाग रही है। As you know, the entire country, पूरे देश से चंदा आई थी राम मंदिर के लिए। सब ने अपनी आस्था से, अपने दिल से वो पैसे किसी ने, गरीबों ने दिए, इकट्ठे कर करके दिए, क्योंकि उनको कहा गया था कि मंदिर के लिए, पूरे देश भर से। और भगवान राम में आस्था सिर्फ देश में नहीं है, बाहर भी है, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में। आप कह रहे हैं कि स्टेट सब्जेक्ट है, अब स्टेट सब्जेक्ट बन गया। जब आपको अभियान चलाना था, जब चुनाव से पहले आपको उसकी राजनीति चलानी थी, तो उस समय प्रदेश का विषय नहीं था, अब प्रदेश का विषय बन गया है। मोदी जी ने खुद उद्घाटन किया, प्रधानमंत्री हैं, प्रदेश के प्रधानमंत्री तो नहीं है ना, देश के हैं, और देश भर से लोग आए वहां। आप नाम लीजिए, वो वहां पहुंचे हुए थे, और अब कहते हैं कि ये प्रदेश का विषय है, हम जवाब नहीं देंगे, चंदा सारी गायब हो गई है। ये क्या तरीका है? राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन ये कहना ठीक नहीं है कि चढ़ावे की चोरी के खुलासे के बाद राम मंदिर में पहुंचने वाले भक्तों की संख्या कम हुई है। ये कहना गलत होगा कि लोग 100 रुपए के बजाय अब 5-10 रुपए दान पात्र में डाल रहे हैं।
ये सारी बातें मनगढ़ंत हैं। राम मंदिर में पहुंचे भक्तों का एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, जिसमें आपको दिखाई देगा कि रामलला के भक्तों की भारी भीड़ है। मंदिर में लाखों भक्त पूरी श्रद्धा के साथ, अनुशासन के साथ रामलला के दर्शन कर रहे हैं और सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। न भक्तों की संख्या में कोई कमी आई है, न भक्तों के उत्साह में। यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं। अखिलेश यादव को लगता है कि राम मंदिर के दान पात्रों से मिली राशि में चोरी को बड़ा इशू बनाया जा सकता है। संसद के परिसर में दान पात्र रखकर चंदा इकट्ठा करना इसी अभियान का एक हिस्सा है और इसमें कुछ गलत नहीं है। हालांकि राम मंदिर में व्यवस्था बदल दी गई है। एक प्रोफेशनल सीईओ अपॉइंट करने के लिए इंटरव्यूज चल रहे हैं। अयोध्या के मंदिर में रामलला के दर्शन करने वालों की भारी भीड़ दिखाई देती है। योगी आदित्यनाथ भी अपने अंदाज में इस इशू को टैकल कर रहे हैं। इसीलिए चुनाव आने तक ऊंट किस करवट बैठेगा ये कहना मुश्किल है। आज पार्लियामेंट से एक और बड़ी खबर आई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फॉर्मर जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जितने भी आरोप लगाए गए थे वो सभी सही पाए गए हैं। दिल्ली में जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी घर से जले हुए नोटों की बोरियां मिली थी। इस मामले की जांच के लिए लोकसभा स्पीकर ने एक पैनल का गठन किया था। आज इस पैनल की जांच रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में पेश किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ सभी आरोप सही पाए गए। जस्टिस वर्मा के ऑफिशियल रेजिडेंस के स्टोर रूम में जो कैश मिला था वो पैसा किसका है, कहां से आया था, इसका सोर्स क्या था, इसके बारे में जस्टिस वर्मा ने जांच पैनल को सही जानकारी नहीं दी। साफ साफ जवाब देने के बजाय वो टालम टोल करते रहे। जांच में यह भी क्लियर हो गया कि पिछले साल 14 मार्च को जब जस्टिस वर्मा के घर में अजले नोट मिले थे, उसके बाद उन्हें गायब कर दिया गया था। सारे सबूत मिटा दिए गए थे। कानूनी तौर पर स्टोर रूम को सील करना था और जांच करने से पहले सबूतों से छेड़छाड़ की गई। जांच में कहा गया कि जस्टिस वर्मा ने साजिश की बात कहकर मामले को घुमाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जो कहा उन बातों में कोई दम नहीं था। जांच करने वाले पैनल ने पुलिस और फायर ब्रिगेड के अधिकारियों पर सवाल उठाए, क्योंकि नोटों से भरी बोरियों को अफसरों ने सील नहीं किया, उन्हें अपने कब्जे में नहीं लिया। जांच रिपोर्ट के बाद यह साफ हो गया कि जस्टिस वर्मा के घर जो नोटों की बोरियां मिली, जो जले अजले नोट मिले, वो लीगल पैसा नहीं था। रिपोर्ट सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने कहा कि अब जस्टिस यशवंत वर्मा के पास कोई लीगल इम्यूनिटी नहीं है, इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने में कोई कानूनी अड़चन नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी बात थी। ये हमारा संविधान की नेसेसिटी थी कि जो उन्होंने रिपोर्ट में खोज किया है वो पूरे देश के सामने आना चाहिए। और कोई इस बात में शक नहीं है कि पूरे देश के नागरिक ये सवाल ज़रूर पूछेंगे कि हमारे इंडियन जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी क्या है, और इस सवाल का जवाब जुडिशरी को ही देना पड़ेगा। तो क्या कोई एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए, जांच इसकी आगे कैसे होनी चाहिए या नहीं मैं नहीं बता सकती आपको, उस पर कुछ चर्चा मैं नहीं कर सकती, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि उसको अभी कोई इम्यूनिटी नहीं है। 10 अप्रैल पे उन्होंने रिज़ाइन किया, वो हाईकोर्ट जज नहीं है, तो एफआईआर हो सकती है। ये आश्चर्य की बात है कि जस्टिस यशवंत वर्मा ने करीब 4 महीने पहले इस्तीफा दे दिया था। इसी आधार पर संसद में उन्हें इम्पीच करने पर रोक लगाने की मांग की गई थी, पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस की लिस्ट में जस्टिस वर्मा का नाम अभी भी शामिल है। जब सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस कमेटी ने जस्टिस वर्मा के केस में रिपोर्ट फाइल की थी, तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनसे रिजाइन करने को कहा था। उन्होंने इनकार कर दिया था, इसीलिए इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग शुरू हुई। जस्टिस वर्मा ने रिमूवल का प्रोसेस शुरू होने से पहले इसी साल अप्रैल में इस्तीफा दे दिया, पर यह इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं हुआ। इसके पीछे क्या है ये तो वही लोग बता सकते हैं जो जस्टिस वर्मा के कारनामों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे। अब हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। आज से हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल महंगा हो गया। चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पेट्रोल डीजल पर
अनाथ और विधवा सेस लगाया। इससे पेट्रोल डीजल के दामों में 60 पैसे का इजाफा होगा। नया रेट आज रात 12 बजे से लागू हो जाएगा। हिमाचल सरकार का कहना है कि इस सेस से जो पैसा मिलेगा अनाथ बच्चों और विधवा महिलाओं के वेलफेयर में उसे खर्च किया जाएगा। शिमला में अब नॉर्मल पेट्रोल 103 रुपये 27 पैसे प्रति लीटर और हाई स्पीड डीजल 95 रुपये 21 पैसे प्रति लीटर के रेट पर मिलेगा। नया सेस लगने के बाद चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस फैसले को जस्टिफाई किया। उन्होंने कहा कि सेस लागू होने के बाद भी हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड की तुलना में सस्ता है। एक्चुअली में जब मैंने पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड के डीजल और पेट्रोल के रेट देखे तो हमसे वो 100 रुपये ज़्यादा है। तो मैंने कहा भी हमें क्या करना चाहिए। तो मेरे दिमाग में एक विचार आया कि हम अपने विधवा बहनों के लिए, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए सेस लगा देते, जिस पर कि हमने कानून पास किया। और आज खुशी इस बात की है कि आज भी हमारा जो पेट्रोल और डीजल का रेट है 60 से 70 पैसे, वो उत्तराखंड से कम है, पंजाब से कम है, हरियाणा से कम है। चंडीगढ़ का, क्योंकि चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है तो उसमें किसी प्रकार का लगता नहीं, उनके पास बहुत पैसा आ जाता है। बाकी सब जगह से हमारा अभी भी 70 पैसे कम है। तो मैंने ये कहा कि उस गैप को भर लेते हैं, फिर भी हम कम रखते हैं, तो इसलिए ये सस्ता है। लेकिन बीजेपी ने सुक्खू सरकार के इस फैसले का विरोध किया। बीजेपी के नेताओं ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश का खजाना खाली कर दिया है। अब सरकार अनाथ बच्चों और विधवा महिलाओं के नाम पर पब्लिक की जेब काट रही है। हिमाचल की जनता प्रदेश की कांग्रेस सरकार से लगातार त्रस्त है, परंतु एक के बाद एक और तरह तरह के टैक्स लगा करके जनता का जीना मुहाल किया है कांग्रेस की वर्तमान सरकार। फिर एक और नाम लेकर के 60 पैसे का रेट डीजल और पेट्रोल का बढ़ा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। आवागमन के साधनों पर प्रभाव पड़ेगा, टैक्सीज पर, बसों पर, सब चीज के किराए पर इसका असर पड़ेगा। इस चीज का असर किसान को पड़ेगा। किसान जो डीजल पेट्रोल इस्तेमाल करता है उसको पड़ेगा, बागवान को पड़ेगा, प्रत्येक व्यक्ति को इसका प्रभाव होता है। अब इनके दिन ज्यादा बचे नहीं। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से आम लोग मायूस हैं। लोगों ने कहा कि पहले से महंगाई की मार है, ऊपर से सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। अब जनता कहां जाए, अपना दर्द किससे कहे। गवर्नमेंट ने बेशक ये अच्छे पर्पज के लिए किया होगा ना, लेकिन अगर तेल बढ़ गया तो हर एक चीज़ें बढ़ेंगी। आज वैसे ही महंगाई इतनी है। ये तो गलत है, तो चीज़ तो गलत है। पहले इन्होंने पेट्रोल महंगा किया, फिर सस्ता, फिर कम कर रहे, फिर ज़्यादा कर रहे। वो तो मुश्किल है ना सर, कि क्या बोलते हैं, आम जनता के लिए मुझे परेशानी है। सरकार हर बारी बधाई दिया थी, यहाँ गरीब आदमी ना, तो सरकार आए थोड़ा वो करना चाहिए, घटाना चाहिए पेट्रोल। तो पहले ही ऐसा था, आजकल मंदा चला है तो हमारे को नुकसान ही है इन सब चीज़ों से। सरकार को कम करना चाहिए इसका रेट थोड़ा। अब है तो गलत बात ही, पर क्या कर सकते हैं। अब 60 पैसे यहाँ से लगा दो, कभी कहीं और से, या कोई इसके ऊपर ऐसी योजना निकालेगी जिससे सबका समाधान हो जाए। ये तो ओपन सीक्रेट है कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक हालत बहुत ख़राब है। सरकार के पास कर्मचारियों की तनख्वाह देने के पैसे भी नहीं हैं। मुख्यमंत्री मंत्रियों और विधायकों से सैलरी न लेने की अपील कर चुके हैं। ऐसे हालात में अनाथ बच्चों और विधवा महिलाओं के नाम पर सेस लगाने से क्या होगा। कांग्रेस की सरकार को उन मुफ्त की स्कीम पर विचार करना चाहिए जो उसने अपने चुनावी वादे पूरा करने के चक्कर में लागू की। अब दिल्ली की बात करते हैं। आज दिल्ली के हॉस्पिटल्स को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। पता लगा कि दिल्ली सरकार ने हॉस्पिटल्स के लिए जो करोड़ों रुपए के इक्विपमेंट्स खरीदे थे वो कई साल से धूल खा रहे हैं, क्योंकि इन इक्विपमेंट्स को ऑपरेट करने वाले टेक्नीशियंस नहीं हैं, और जहां टेक्नीशियंस हैं वहां इक्विपमेंट को रखने की जगह ही नहीं है। इसलिए पिछले कई साल से इक्विपमेंट इंस्टॉल ही नहीं हुए। असल में हाई कोर्ट के ऑर्डर पर दिल्ली के 26 सरकारी हॉस्पिटल का स्पेशल ऑडिट कराया गया। उसी ऑडिट में ये चौंकाने वाले खुलासे हुए। पता लगा कि दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में 9 साल पहले 15.5 करोड़ रुपए में साइक्लोट्रॉन मशीन खरीदी गई थी, लेकिन स्टाफ की कमी के कारण
ये बंद पड़ी है। इसी हॉस्पिटल में 10 करोड़ रुपए में खरीदी गई सीटी और आरटी सिमुलेशन जैसी मशीनें भी कबाड़ हो रही हैं। जर्मनी से खरीदी गई टिश्यू स्लाइसिंग मशीन 9 साल से पैक पड़ी है, उसे इंस्टॉल करने के लिए हॉस्पिटल में जगह ही नहीं मिली। हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा ने बताया कि होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर में 19 लाख रुपए की अल्ट्रासाउंड मशीन बंद पड़ी है, क्योंकि यहां कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में आई बैंक शुरू करने के लिए 2019 में 22 लाख रुपए के 2 मॉडर्न इक्विपमेंट खरीदे गए थे, लेकिन ये आज तक चालू नहीं हो पाए। इसी हॉस्पिटल में 1.5 करोड़ रुपए का बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर बंद पड़ा है। इसी तरह दूसरे हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन टैंक, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बेकार पड़े हैं। जब इन सारी बातों के बारे में दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर पंकज सिंह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि केजरीवाल की सरकार के वक्त से ये सारे इक्विपमेंट खरीदे गए, लेकिन न ऑपरेटर्स की भर्ती की गई, न इन इक्विपमेंट्स के रख रखाव का इंतजाम किया गया, इसीलिए ऐसे हालात बने। पंकज सिंह ने कहा कि अब बीजेपी की सरकार इनको सुधारने की कोशिश कर रही है। पिछली सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मजाक किया, सामान खरीदे गए जिसका इस्तेमाल नहीं किया गया, उनके पास स्टाफ नहीं था, तब भी वो सामान बाहर से खरीदे गए जिसको इन्होंने डंप स्टोर के रूम में कर दिया। हमने जो यूज उसमें सामान हो सकते थे, इसमें ओटी मशीन्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, जो बेडेड हैं, हमने उस बेड को इस्तेमाल किया जो यूज कर सकते थे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने, जो पिछली सरकार थी, उन्होंने स्वास्थ्य के नाम पे लोगों को धोखा दिया, सामानों को डंप किया, रेवेन्यू का लॉस किया। हमारी सरकार आने के बाद जो 21% स्टाफ की कमी थी उसको दूर भी किया हमने, डॉक्टर से लेकर लैब टेक्नीशियन से लेकर नर्सेस से लेकर सब चीज़ों की कमियां हमने दूर की है। केजरीवाल की सरकार में सौरभ भारद्वाज दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर थे, इसलिए सौरभ भारद्वाज ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार उनके खिलाफ केस दर्ज करके दिखाए, कोर्ट में सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। मैं रेखा गुप्ता सरकार से निवेदन कर रहा हूं, मैं हेल्थ मिनिस्टर रहा हूं, हेल्थ मिनिस्टर रहने के नाते मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं, जो लोग उन इक्विपमेंट्स को अनयूज रखने के लिए जिम्मेदार हो, उनके ऊपर आप मुकदमा करो, उनके ऊपर आप सीबीआई का मुकदमा करो, एसीबी का मुकदमा करो, उनको फांसी पर लटकाओ लाल किले पे। इनकी औकात नहीं है, रेखा गुप्ता की औकात नहीं है कि उनके ऊपर ये इशारा भी कर सके। क्यों? क्योंकि वो इनकी सरकार का चाचा था ना, जो नरेश कुमार चीफ सेक्रेटरी, उसको मैंने आधी दर्जन चिट्ठियां लिखी है इन इक्विपमेंट्स के लिए, आधी दर्जन। और इनकी औकात नहीं है इनकी सरकार की, रेखा गुप्ता की, कि वो नरेश कुमार के सामने चू भी कर दे, क्योंकि चाचा था वो नरेश कुमार भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। अगर औकात है तो करे मुकदमा, लाए नरेश कुमार को, लटकाओ फांसी उसको लाल किले पे। मैंने चिट्ठी लिखी है आधी दर्जन उसको, इन इक्विपमेंट्स के विषय में और इन सारी फैसिलिटीज के विषय में, कि आप डॉक्टरों की भर्ती करो, आप रेडियोग्राफर्स की भर्ती करो, आप रेडियोलॉजिस्ट की भर्ती करो। इनकी वजह से इक्विपमेंट अनयूज्ड है, कुछ किया ही नहीं। हॉस्पिटल के लिए खरीदे गए मेडिकल इक्विपमेंट कबाड़ बन जाएं, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। हमारे यहाँ हॉस्पिटल की वैसे ही कमी है, जो हॉस्पिटल हैं उनमें इक्विपमेंट की कमी है। अल्ट्रासाउंड और एमआरआई के लिए नंबर आने में कई कई हफ्ते लग जाते हैं। कैंसर के पेशेंट्स किस ट्रॉमा से गुजरते हैं, आई बैंक से आंख पाने के लोग किस कदर तरसते हैं, इसके बारे में सोचकर ही दिल बैठ जाता है। और इन इक्विपमेंट्स की ये बर्बादी सिर्फ इसलिए हुई कि टाइम पर रिक्रूटमेंट नहीं हो पाया। इस लापरवाही की जांच गहराई से होनी चाहिए और जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई अपराधियों की संपत्ति बेचकर की जानी चाहिए, तभी एक एग्जाम्पल सेट होगा। आज हरिद्वार से जो तस्वीरें आई उन्हें देखकर आपको भी दुख होगा। हरिद्वार का पूरा प्रशासन पिछले 24 घंटे से सफाई अभियान में जुटा है। 1000 से ज्यादा कर्मचारी रात रात भर
गंगा के घाटों से वो गंदगी साफ करते रहे जो कांवड़िए फैला कर गए। कल ही कांवड़ यात्रा संपन्न हुई। कांवड़िए तो गंगा जल लेकर लौट गए, लेकिन गंगा के घाटों पर पुराने कपड़े, जूते, चप्पल, पॉलिथीन, खाने का सामान और फटे पुराने बैग वहीं छोड़ गए। कांवड़ यात्रा खत्म होने के बाद गंगा के घाट गंदगी से भरे थे। हर तरफ गीले कपड़े और सड़ा हुआ खाना पड़ा था। हर तरफ बदबू आ रही थी। इसके बाद हरिद्वार नगर निगम के कर्मचारियों ने सफाई अभियान शुरू किया। 24 घंटे में गंगा के घाटों से 7000 मीट्रिक टन कचरा इकट्ठा किया। कांवड़िए इतना कूड़ा कचरा फैलाकर गए हैं कि इसे समेटने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें मंगानी पड़ी। नहीं, आपका तो नहीं है, मेरा तो है। 89 से ज्यादा बड़े ट्रक्स में कचरे को भरकर हरिद्वार से बाहर ले जाएगा। अफसरों ने बताया कि इस बार 4 करोड़ 80 लाख से ज्यादा कांवड़िए हरिद्वार आए थे, इसलिए व्यवस्था में थोड़ी मुश्किल तो आई, लेकिन प्रशासन रोज रात में सफाई अभियान चलाता था। दिन भर का ज्यादातर कचरा रात में साफ कर दिया जाता था, लेकिन कांवड़ यात्रा के आखिरी 2 दिन में कांवड़ियों की संख्या बढ़ती गई। श्रद्धालु डाक कांवड़ लेकर आते हैं, इसलिए आखिरी 2 दिनों में सफाई नहीं हो पाई थी और 2 दिन में ही इतना सारा कचरा इकट्ठा हो गया। उठ जाओ उधर, सफाई होने दो भैया, उठाओ उठाओ, अरे उठा लो भाई। मेरा तो ये कहना है कि पन्नी पे बैन लगना चाहिए, पन्नी को यूज में नहीं लेना चाहिए। आप लोग अपने घर से आते हो तो एक चटाई भी ला सकते हो खरीद के 150-200 रुपए की। देखो कितने कपड़े, कितनी पन्नी, ढे के ढे लग रहे हैं यहाँ पन्नियों के। ये देखो, ये कपड़े हैं, कपड़े अलग रखवा रही हूँ, पन्नी अलग करवा रही हूँ कूड़े की। शिवरात्रि के पश्चात जैसे ही कावड़ समाप्त हुआ है, हमारी टीम कल शाम से ही लग गई थी और हमारी टीम लगातार कल शाम से साफ़ कर रहा था। हमारा पहला उद्देश्य ये था, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्राउड का प्रेशर होता है वो हर की पैड़ी के आसपास के घाट पे होते हैं, चाहे वो सुभाष घाट हो, मालवीय घाट हो, कांगड़ा की तरफ के घाट हो, पंदीप हो। तो हमने कल रात में हमने वो पूरे घाट साफ़ कर दिए थे। अगर मैं कावड़ अवधि की बात करूँ तो 7000 मीट्रिक टन का हमारा कैलकुलेशन है जो टोटल कूड़ा निकला है, और उसमें अगर मैं शहर का जो रेगुलर कूड़ा होता है उसको अगर मैं माइनस करूं तो अराउंड 4000 to 4500 मीट्रिक टन कूड़ा जो है वो कावड़ अवधि के दौरान निकला है। जहां तक प्लान की बात है तो हमारा उद्देश्य यही था कि हर दिन जो है कभी कूड़ा एक्यूमुलेट ना हो। सफाई अभियान के बाद अब हर की पैड़ी पर गंदगी ज़्यादा नजर नहीं आ रही है। घाट साफ हो गए हैं। सुभाष घाट, नई घाट, अलकनंदा और विष्णु घाट को भी 95% साफ कर दिया गया है। साफ सफाई के बाद आज गंगा आरती हुई, धूमधाम से हुई। गंगा आरती पहुंचे भक्तों ने कहा कि प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अगर कांवड़िए भी साफ सफाई का ख्याल रखते तो न तो गंगा में गंदगी होती, न प्रशासन को इतनी मशक्कत करनी पड़ती। पहले काफी दुविधा थी और मन में बहुत एप्रीहेंशन थी कि पोस्ट कावड़ यात्रा के बाद हर की पौड़ी पे सफाई की पता नहीं कैसी व्यवस्था होगी। तो मन में डर था कि जाए या ना जाए, लेकिन जो पापियों का नाश करने वाली पवित्र पावन गंगा है, माँ ने बुलाया और यहाँ आके आंखें खुल गई। इतनी सफाई सोची नहीं थी कि जैसे एक आम दिन में इतना बड़ा फेस्टिवल होके चुका है, उसके बावजूद इतनी सफाई जैसे एक आम दिन में होती है, बिल्कुल वैसे ही सफाई है जैसे हमेशा माँ गंगा की हर की पौड़ी पे होती है। दोनों कूड़ा जो हमारे हर की पौड़ी, मालवीय धाम, सुभाष घाट और कहीं इतनी घाटों पर जो गंदगी हुई है, तुरंत नगर निगम, गंगा सभा और अन्य कर्मियों ने मिलकर इतना एक ही रात में सारे का सारा कूड़ा एकदम उठाकर साफ कर दिया। ये साधुवाद के पात्र हैं। हरिद्वार के डीएम मयूर दीक्षित और मुख्य नगर आयुक्त नंदन कुमार की प्रशंसा होनी चाहिए कि उन्होंने सफाई अभियान चलाया, घाटों को साफ करवाया। ये काम कितना मुश्किल था ये तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन कांवड़ मेले में भाग लेने वालों को भी ध्यान रखना चाहिए था। अगर कांवड़िए सफाई का ध्यान रखते, अपने आसपास का कूड़ा खुद उठाते तो इतना कचरा कभी इकट्ठा नहीं होता। मुझे याद है वर्ल्ड कप फुटबॉल के दौरान मैच के बाद जापानी दर्शकों ने स्टेडियम से बाहर जाने से पहले
हर बार उस जगह की सफाई की जहां वो बैठे थे। ऐसे दर्शकों से सबको सबक सीखना चाहिए। अब बात फिल्म स्टार प्रकाश राज की। आज प्रकाश राज का एक बड़ा झूठ पकड़ा गया। प्रकाश राज ने दावा किया था कि वो बेंगलुरु के रहने वाले हैं, बेंगलुरु में ही पैदा हुए, यहीं पले बढ़े, लेकिन एसआईआर में उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने प्रकाश राज के इस दावे को गलत बताया। पूरे फैक्ट्स के साथ ये साबित कर दिया कि प्रकाश राज ने बेंगलुरु का जो पता दिया है उस एड्रेस पर वो रहते ही नहीं हैं। पूरे वेरिफिकेशन के बाद ही उनका नाम वोटर लिस्ट से काटा गया। असल में प्रकाश राज ने कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें उन्होंने चुनाव आयोग पर व्यंग किया, कहा कि वो उन 65 लाख वोटर्स में शामिल हैं जिनका नाम एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट से काट दिया गया। प्रकाश राज ने कहा कि वो बेंगलुरु से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन अब वो बेंगलुरु में वोट भी नहीं डाल सकते। प्रकाश राज ने तंज कसते हुए कहा कि अब वो देखेंगे उन्हें कौन से कागज दिखाने होंगे, क्योंकि गेम इज ऑन। साथियों, I want to share a joke with you. I am one of the 65 lakh voters whose vote right has been deleted. अब प्रकाश राज सोच रहे थे कि आरोप लगाने के बाद वो निकल जाएंगे, लेकिन चुनाव आयोग ने उनके वीडियो को गंभीरता से लिया। लोकल बीएलए को कुछ अफसरों के साथ बेंगलुरु के उस एड्रेस पर भेजा जो प्रकाश राज के पते के तौर पर दर्ज था, लेकिन प्रकाश राज वहां नहीं मिले। चुनाव आयोग के अफसरों ने आसपास रहने वालों से बात की, पूछा कि क्या प्रकाश राज इस पते पर रहते हैं, तो पड़ोस में रहने वालों ने बताया कि पहले प्रकाश राज यहां रहते थे, लेकिन पिछले 4 साल से वो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। ये घर 4 साल से खाली है, यहां कोई नहीं रहता। 4 साल से प्रकाश राज भी यहां नहीं आए हैं। चुनाव आयोग के अफसरों ने पड़ोसियों का वीडियो बनाया, सबकी बात रिकॉर्ड की और ये वीडियो जारी करके प्रकाश राज के दावे को झूठा और बेबुनियाद करार दिया। नमस्कार, ನಾನು ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಬಾಳಿಗಟ್ಟಿ ಅಂತ ಬೂತ್ ನಂಬರ್ PLO ಗಾರ್ಡನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸಲ 2-3 ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು प्रकाश राज जाने माने एक्टर हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, उपदेश देते हैं, लेकिन अब वो खुद झूठ बोलते हुए पकड़े गए। प्रकाश राज चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। उन्हें लगा कि अगर अपना एग्जाम्पल देकर एसआईआर के प्रोसेस पर उंगली उठाएंगे तो लोग यकीन कर लेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कैमरे के साथ अफसरों को मौके पर भेजा और दूध का दूध पानी का पानी हो गया। प्रकाश राज का झूठ पकड़ा गया। अब मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात सुनवाता हूं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने जेन जी को बड़ा संदेश दिया। मोदी ने कहा कि जमाना रील्स का है, शॉर्टकट का है, लेकिन नौजवानों को किताबों से भी दोस्ती करनी चाहिए, पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। मोदी ने कहा कि रील बनाना, रील देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वक्त का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रील्स की सर्फिंग में वक्त कब गुजर जाता है पता ही नहीं लगता। इसलिए खुद पर काबू रखने की बहुत ज़रूरत है। असल में आज मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ऑटोबायोग्राफी का विमोचन किया। इसी अवसर पर मोदी ने कहा कि नौजवानों को राष्ट्र नायकों की जीवनी पढ़नी चाहिए, उनके संघर्षों से सबक लेना चाहिए। मोदी ने कहा वो चाहते हैं कि देश के नौजवान शॉर्टकट के चक्कर में न पड़ें, रील्स में वक्त बर्बाद न करें, अच्छी किताबें पढ़ें। साथियों, मुझे विश्वास है कोविंद जी की ऑटोबायोग्राफी इसमें उनके जीवन की ही नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र की भी अहम स्मृतियां सुरक्षित होंगी। मैं एक बार फिर उन्हें उनकी आत्मकथा के लिए शुभकामनाएं देता हूं और मैं खास करके युवा पीढ़ी से आग्रह करूंगा, रील का जमाना है, सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर आपको खींच के कहीं कहीं ले जाते हैं।
इस शॉर्टकट के युग में भी एक बात हम जरूर याद रखें, रेलवे स्टेशन पे लिखा हुआ होता है। कुछ लोगों को पटरी पर कूद करके जाने की आदत होती, ब्रिज पर नहीं जाते, तो वहां लिखा होता है शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। और अगर शॉर्टकट के रास्ते से भी कहीं बाहर निकलना है तो मैं नौजवानों को कहूंगा, आपको जिसका भी पसंद हो ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़ें। बात सिर्फ नौजवानों की नहीं है, हर उम्र के लोग आजकल दिन भर मोबाइल से चिपके रहते हैं, रील्स देखने में घंटों बिता देते हैं, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा देते हैं, बच्चों को एडिक्शन हो जाता है। इसकी वजह से बच्चों का मानसिक विकास रुक जाता है, कई तरह की मानसिक बीमारियां फैल रही हैं, लोगों में पढ़ने की आदत खत्म हो रही है। इसीलिए मोदी की सलाह पर नौजवानों के साथ उन पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए जो छोटे छोटे बच्चों के हाथ में किताब की जगह फ़ोन पकड़ा देते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि चाहे रील्स का ज़माना है, लेकिन कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना है। आज गौतम अडानी ने भी अपने दिल की बात की। अमेरिका में सारे केसेस खत्म होने के बाद आज गौतम अडानी ने कहा कि 2 साल का वक्त मुश्किल था, लेकिन उन्हें पूरा यकीन था कि जीत सच्चाई की होगी। अडानी ने कहा कि सच को साबित करने के लिए लड़ना पड़ता है, हौसला रखना पड़ता है। ये लड़ाई आसान नहीं होती, लेकिन अगर आप सही हैं, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो डरना नहीं चाहिए। अडानी ने कहा कि अमेरिकी कोर्ट के फैसले के बाद लीगल सिस्टम पर उनका भरोसा और मजबूत हुआ है। अच्छे समाचार ने निश्चित रूप से खुशी दी, लेकिन उससे भी अधिक ने मुझे विनम्र बनाया कि हमने शुरुआत से ही अपने ऊपर लगाए हुए आरोपों को स्पष्ट रूप से नकारा था। लगभग 2 साल तक चली यात्रा, कठिन भी था और पीड़ादायक भी थी, लेकिन उसने रूल ऑफ लॉ और न्याय व्यवस्था में मेरे विश्वास को और मजबूत किया। अपने सत्य पर विश्वास रखना जरूरी है, लेकिन अपने सत्य के लिए खड़ा भी होना पड़ता है और लड़ना भी पड़ता है, वह भी पूरी निडरता के साथ। इसके बाद गौतम अडानी ने भी देश के नौजवानों को मैसेज दिया। अडानी ने कहा कि देश के नौजवान ऊर्जा से भरे हैं, मेहनती भी हैं, लेकिन सफलता के लिए मेहनत के साथ साथ संयम भी ज़रूरी है। अडानी ने कहा कि जब वो घर से निकले थे तो उनके पास कुछ नहीं था। उन्होंने मेहनत की, ईमानदारी से अपना काम किया और उनका संघर्ष रंग लाया। इसीलिए वो नौजवानों से कहते हैं कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। मैं मात्र 16 वर्ष का था जब मैं पहली बार मुंबई पहुंचा, तो मैं सीखना चाहता था, काम को समझना चाहता था, लोगों को समझना चाहता था। आप में से बहुत से साथियों ने भी अपने जीवन में ऐसा ही कोई दिन देखा होगा जब आपने अपने गांव, अपने शहर और अपने परिवार को पीछे छोड़कर एक नए भविष्य की तलाश में पहला कदम रखा होगा। जीवन का सबसे कठिन कदम अक्सर पहला ही होता है, लेकिन वही पहला कदम हमें आकार देने लगता है। यह केवल गौतम अडानी की कहानी नहीं है, यह हर उस साथी की कहानी है जिसने अपने घर से दूर रहकर देश के किसी कोने में एक प्रोजेक्ट को अपना सपना बनाया। यह आप सबकी कहानी है।
आपके परिश्रम की कहानी है, आपके त्याग की कहानी है और आपके विश्वास की कहानी है। मैं गौतम अडानी को अच्छी तरह जानता हूं, उनकी कहानी को जानता हूं और गौतम की स्टोरी वाकई में इंस्पायरिंग है। जब घर से निकले ना जेब में पैसा था, स्कूल ड्रॉप आउट थे, कोई डिग्री नहीं थी, न कोई गॉडफादर था और ना ही ये पता था क्या करना है। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब बंजर बेकार पड़ी जमीन पर उन्होंने एक पोर्ट खड़ा कर दिया। इस शुरुआत के बाद अडानी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपना लक्ष्य बनाया, फोकस्ड रहे। गौतम अडानी भारत के सबसे अमीर उद्योगपति बन गए, पर उन्हें कभी अहंकार नहीं हुआ। पिछले 12 साल से अडानी पर लगातार राजनीतिक हमले हुए। उन्होंने कभी पलटकर वार नहीं किया। दो बार अमेरिकन फोर्सेस ने अडानी को पूरी तरह बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन वो घबराए नहीं। इसी विनम्रता और फाइटिंग स्पिरिट ने अडानी को इतना बड़ा बनाया। आपकी अदालत में अडानी ने अपनी लाइफ के बारे में डिटेल में बताया था और सबसे बड़ी बात यह सामने आई थी कि उन्होंने हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, लाखों लोग उनके काम से अपनी रोजी रोटी पाते हैं और अडानी ने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गरीब लोगों के लिए एजुकेशन और हेल्थ की फैसिलिटीज खड़ा करने के लिए किया है। बिजनेस सेक्टर से आज एक और बड़ी खबर आई। टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट के बीच करीब 6 महीने से चल रहे टकराव का अंत हो गया। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने आज इस्तीफा दे दिया। चंद्रशेखरन का इस्तीफा 18 अगस्त को होने वाली टाटा सन्स की एजीएम से ठीक पहले आया। हालांकि वो फरवरी 2027 तक इसी पद पर बने रहेंगे। चंद्रशेखरन ने बोर्ड के मेंबर से कहा कि वो अगले 6 महीने में उनका उत्तराधिकारी खोज लें। चंद्रशेखरन 40 साल से टाटा ग्रुप से जुड़े थे। 2017 में टाटा सन्स के चेयरमैन बने। चंद्रशेखरन टाटा फैमिली से बाहर के पहले शख्स थे जिन्होंने ग्रुप की कमान संभाली। चंद्रशेखरन के कार्यकाल में टाटा ग्रुप का रेवेन्यू डबल हो गया। पिछले कुछ वक्त से बिजनेस के एक्सपेंशन और परफॉर्मेंस को लेकर टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टीज के साथ उनके मतभेद गहरे हो गए। फरवरी 2026 की बोर्ड बैठक में चंद्रशेखरन को अगले 5 साल का विस्तार देने का प्रस्ताव लाया गया था। सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट ने इसको सपोर्ट किया, लेकिन बोर्ड के मेंबर नोएल टाटा ने इसका विरोध किया। नोएल टाटा चंद्रशेखरन को केवल 2 साल का कार्यकाल और देने के पक्ष में थे। एन चंद्रशेखरन के इस्तीफे की खबर के बाद टाटा ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों के शेयर्स में गिरावट आई। टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा कंज्यूमर के शेयर 3% तक गिर गए। टाटा देश की सबसे प्रतिष्ठित कंपनियों में से एक है। इसे एक ट्रस्ट के माध्यम से प्रोफेशनल चलाते हैं। जब तक रतन टाटा का कंप्लीट कंट्रोल रहा, कंपनी का कोई विवाद सामने नहीं आया। पिछले कुछ सालों में टाटा ग्रुप के ट्रस्ट में अनबन दिखाई दी, टकराव सामने आए, टाटा की प्रतिष्ठा पर भी सवाल उठे। लेकिन लगता है कि अब चंद्रशेखरन के इस्तीफे के बाद सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, आपसी झगड़े खत्म होंगे। अब एक ऐसी खबर आपको बताता हूं जो आपका दिल छू लेगी। इस वक्त असम बाढ़ की चपेट में है। लाखों परिवार बाढ़ से परेशान हैं। 64 लाख लोगों को घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। असम सरकार लोगों की हर संभव मदद कर रही है, लेकिन बाढ़ में इंसानों के साथ साथ जंगली जानवरों पर भी मुसीबत का पहाड़ टूटा है। इन बेजुबानों की सुध ली अनंत अंबानी के वनतारा फाउंडेशन ने। वनतारा ने असम की बाढ़ में फंसे हाथियों को सुरक्षित बाहर निकाला, उन्हें शेल्टर होम में पहुंचाया और इस काम का ढिंडोरा भी नहीं पीटा। आज एलिफेंट डे है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम के वाइल्ड एनिमल्स की मदद के लिए वनतारा को, अनंत अंबानी को थैंक यू कहा। तब पता लगा कि वनतारा ने बड़ी खामोशी से बेजुबानों की मदद कैसे की। असम के जंगलों में 6000 से ज्यादा हाथी हैं। ज्यादातर जंगली इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। हर तरफ पानी भरा है। इसका सबसे बुरा असर जंगली हाथियों पर पड़ा। वनतारा फाउंडेशन को इसकी इंफॉर्मेशन मिली तो हाथियों का रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। वो इस मामले में एक्सपर्ट हैं। स्पेशल रेस्क्यू टीम को ग्राउंड पर उतारा गया। बड़ी संख्या में एनिमल एम्बुलेंसेस असम भेजी गई।
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर वनतारा फाउंडेशन ने बाढ़ में फंसे हाथियों को रेस्क्यू किया। दूसरे छोटे जानवरों को भी बाढ़ से निकाला गया और इसके बाद वनतारा ने इंजर्ड एनिमल्स के मेडिकल ट्रीटमेंट और उनके खाने पीने का इंतजाम किया। असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस शानदार पहल के लिए वनतारा की तारीफ की, उन्हें थैंक यू कहा। हिमंता ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि जब भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तब जानवरों को बचाने पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना दिया जाना चाहिए, लेकिन वनतारा ने इस नेक काम को किया, इसके लिए वो आगे आए। हिमंता ने इस हेल्प के लिए असम की तरफ से अनंत अंबानी को धन्यवाद कहा। अनंत अंबानी ने असम में बाढ़ में फंसे हाथियों को बचाकर सराहनीय काम किया है। मैंने देखा है कि वनतारा में हाथियों को कितने प्यार और कितनी शान से रखा जाता है। जब किसी घायल हाथी को वनतारा में इलाज के लिए लाया जाता है तो उसके महावत को भी हायर किया जाता है ताकि हाथी अकेला न महसूस करे। हाथियों के इलाज के लिए आयुर्वेद के पुराने ग्रंथों की स्टडी करके मालिश का मरहम तैयार किया गया है। हाथियों के खाने के लिए जो किचन बना है वो मैंने देखा किसी 7 स्टार किचन से कम नहीं है। मैंने उस हथनी लीलावती को भी देखा था जो सर्कस में लगी आग के बाद भाग नहीं पाई थी क्योंकि उसके पैरों में जंजीरें बंधी थी, वो बुरी तरह झुलस गई थी। उसके ट्रीटमेंट के लिए जिस तरह का चेंबर बनाया गया वो अनंत अंबानी के पैशन का एग्जाम्पल है। वनतारा में हर तरह के जानवरों के लिए केयर है, मेडिकेशन है, रिसर्च है, पर सबसे बड़ी बात है वहाँ का उसूल कि हर जानवर को खुश रखा जाए। जो अपना ध्यान रखने वालों को थैंक यू भी नहीं कह सकते, उनकी चिंता करना पुण्य का काम है। आज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने माना कि ईरानी अटैक से डरकर उन्होंने चुपके से प्लेन बदला था। एयरफोर्स 1 से उतरकर वो दूसरे प्लेन में सवार हुए थे। ट्रंप ने कहा उन्हें ईरान पर कतई यकीन नहीं है, ईरान कुछ भी कर सकता है। सीक्रेट सर्विस के पास इस तरह का इनपुट आया था कि उनके विमान को निशाना बनाया जा सकता है, इसलिए सीक्रेट सर्विस की सलाह पर उन्होंने एयरफोर्स 1 के बजाय दूसरे प्लेन के जरिए अंकारा से लंदन तक का सफर तय किया। पिछले महीने की बात है, ट्रंप नेटो समिट में हिस्सा लेने के लिए टर्की गए थे। समिट में हिस्सा लेने के बाद ट्रंप को टर्की से लंदन जाना था। अंकारा में एयरपोर्ट पर एयरफोर्स 1 तैयार खड़ा था। ट्रंप कैमरों के सामने इसी प्लेन में दाखिल हुए। इसके बाद तमाम रिपोर्टर्स और अमेरिकी अफसर भी राष्ट्रपति के प्लेन में सवार हुए, लेकिन एयरफोर्स 1 के दूसरी तरफ एक केटरिंग ट्रक खड़ा था। जब रिपोर्टर्स और ऑफिसर्स प्लेन में बोर्ड कर रहे थे, उसी दौरान सीक्रेट सर्विसेज ने ट्रंप को चुपके से केटरिंग ट्रक में शिफ्ट किया। इस ट्रक में छुपकर ट्रंप एयरपोर्ट पर खड़े अमेरिकी फोर्सेस के दूसरे छोटे प्लेन में पहुंचे और यही विमान ट्रंप को लेकर लंदन तक गया। एयरफोर्स 1 में सवाल प्रेसिडेंट के स्टाफ और रिपोर्टर्स को भी इसकी भनक नहीं लगी, लेकिन 2 दिन पहले अमेरिकी मीडिया में इसका खुलासा हुआ। यह पता चला कि ट्रंप ने टर्की से लौटते वक्त ईरान के डर से प्लेन बदला था, तो पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई। आज ट्रंप को इस बात को लेकर सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा उन्हें सीक्रेट सर्विस ने सिक्योरिटी के लिहाज से जो इंस्ट्रक्शन दिए उसे उन्होंने फॉलो किया। वैसे भी उन्हें ईरान पर रत्ती भर यकीन नहीं है। ट्रंप ने कहा उनकी जान को गंभीर खतरा था, इसलिए आखिरी वक्त में इस तरह का कदम उठाने की नौबत आई। I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say. Why did they want you to do that? I guess there was a threat out there. I didn't really ask them much about it. I get a lot of threats. ट्रंप बता रहे हैं कि उन्हें सीक्रेट सर्विस और अमेरिकी सेना की तरफ से खतरे की जानकारी दी गई। उन्होंने साफ किया कि अपनी सुरक्षा को लेकर खुद कोई फैसला नहीं लेते, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करते हैं। ट्रंप ने कहा कि सीक्रेट सर्विस और सेना चाहती थी कि मैं एक अलग विमान में जाऊं, अलग उड़ान भरूं, और मैंने वैसा ही किया। यह कोई पहला मौका नहीं है जब अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ ऐसा हुआ हो। उन्होंने दिखाया तो ये कि वो एयरफोर्स 1 में जा रहे हैं, लेकिन किसी दूसरे प्लेन में ट्रैवल किया। मुझे याद है सन 2000 में प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन जब भारत आए थे और जब वो पाकिस्तान जा रहे थे तो उन्होंने प्रेसिडेंशियल जेट को डिकॉय की तरह यूज़ किया और प्रेसिडेंट क्लिंटन ने
एक बिना नाम और बिना सिंबल वाले प्लेन से ट्रैवल किया। इस पर कोई मार्क नहीं था। जब एयरफोर्स 1 इस्लामाबाद में उतरा तो बिल क्लिंटन की तरह हूबहू दिखाई देने वाला एक सीक्रेट सर्विस एजेंट प्रेसिडेंट क्लिंटन के स्टाइल में प्लेन से नीचे उतरा एयरफोर्स 1 से, ताकि भ्रम बना रहे। यह एक्शन अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की सलाह पर लिया गया था। आमतौर पर ऐसी जो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस होते हैं उनकी डिटेल्स व्हाइट हाउस स्टाफ से भी छुपा कर रखी जाती हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप के केस में थ्रेट जेन्युइन है, इसलिए बार बार इस तरह के एक्शन लिए जाते हैं और कभी कभी ये बातें बाहर आ जाती हैं। आज की बात में इतना ही। मेरे आपसे अगली मुलाकात कल रात 8:30 बजे होगी।